हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम मजे में। चलो, मजे में ही होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो। और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगी तो फिर मजे नहीं आते। ठीक है, तो मजे में रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, हमने इससे पहली वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था बेटा? शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्कस की थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थोड़ा सा कॉन्सेप्शन क्लियर करने के लिए कि ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, पहले से साई से बता दिया था, लेकिन साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसीलिए उसकी रेडियल प्रोबेबल डेंसिटी निकाली हमने, दैट इज साई स्क्वायर आर। ठीक है, फिर उसका आर के वर्सेस प्लॉट देखा। फिर हमने धीमे धीमे नोड के बेसिस पे कैसी शेप हो सकती है उसके बारे में भी तुमसे बात की थी। ठीक है, तो काफी अच्छे से तुम्हें सब कुछ सिखाया है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये एटम में कौन कहां पे प्लेस्ड है, कौन नीचे रहेगा, कौन सी सेल ऊपर रहेगी, फिर सेल के अंदर जो सब सेल है वो सब सेल में एनर्जी डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो क्यों रहेगा, सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना, लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी। अच्छे से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपटीशन के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो एक्सेप्शंस के थ्रू तुम्हें रटा दिए जाते हैं, लेकिन उसके रीजंस तुम्हें पता होने चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है सब कुछ? मैं समझ रहा हूं कि जिस हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, शायद तुम्हें सब कुछ एकदम क्लियर हो रहे होंगे, सभी कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करें अपना टॉपिक, दैट इज एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। चलो डाल दो फटाफट से हेडिंग, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। देखो, सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन एटम के बारे में अभी तक सब कुछ चल रहा था। हाइड्रोजन एटम कैसा है? यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल है। देखो, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन एटम में और ज्यादा सेल नहीं होती, जब एक में ही प्रेजेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो सेल्स होती हैं लेकिन खाली रहेंगी, इलेक्ट्रॉन केवल एक में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज पहली वाली में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसमें बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये किसका केस था? यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। यहां पे क्या होता है, मैं सब चीज तो मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। यहां पे क्या होता है बेटा, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बताओ तुम? प्रोटॉन्स होते हैं सर। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन्स होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएस, प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के पास में अगर चार्ज निकालूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई? जेड। और एक प्रोटॉन के चार्ज को उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालना है न्यूक्लियस का कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें नेट पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा किसी भी न्यूक्लियस का, दैट इज जेड। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव में और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव में। क्या वैल्यू होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पर मोल। क्लियर? तो ये यहां पे होता क्या है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा होता है, तो केवल एक ही फोर्स यहां पे एग्जिस्ट करता है, दैट वाज सिंपल अट्रैक्शन फोर्स, और इसी को बोल देते थे, है ना। यही एक इंटरेक्शन है जो हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एक ही इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, ओनली वन इंटरेक्शन। ठीक है, और ये जो टोटल प्रोटॉन्स मिलके इस इलेक्ट्रॉन पे, जितने भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाते हैं उसको बोल दिया जाता है न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज दैट वाज, इसको बोल देते हैं शॉर्ट में
जेड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, जितनी एटॉमिक नंबर होगी, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे एक प्रोटॉन के चार्ज में, तो इसे जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक चीज मेरे समझ में आती है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ सेल, कौन सी है, नंबर ऑफ सेल, और इसको नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। ये किसके बराबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे बेटा चेंज होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या होगा, याद रखना है तुम्हें, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज होती जाएगी। क्या बोल रहा हूं देखो, समझने की कोशिश करो। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तुम्हें पता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज होती जाती है। तो वही मैं दूसरे वर्ड्स में बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज की, एन मतलब 1 2 3 4, वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज हुई। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ये मेरा मेन पॉइंट था अभी तक में। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया न्यूक्लियर चार्ज। अगर तुम्हें इसे डिटेल में समझना है क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, है ना, एटॉमिक रेडियस भी चेंज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे भी असर पड़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर पे भी असर पड़ता है। तो तुम मेरी चैप्टर 3 की वीडियोस देखना हो बेटा, उसमें बहुत क्लियर है, जहां पे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है बताया है मैंने, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर फोर्स को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, लेकिन तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि मान लो फर्स्ट सेल है, उसकी एनर्जी कम होगी सेकंड वाले से, देन थर्ड वाले से, देन फोर्थ वाला, देन फिफ्थ वाला, देन सिक्स्थ वाला, देन सेवंथ वाला। और तुम्हें पता है पीरियडिक टेबल में बेटा हमें सेवंथ वाली सेल से ज्यादा की अभी तक जरूरत नहीं पड़ती है। 118 एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट आराम से 7 सेलों में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात उठती है कि सर हमने तो सेल के अंदर फिर सब सेल भी पढ़ी है, दैट वाज SPDF, और वो तुम्हें पता है 1s होती है, 2 सेकंड सेल के अंदर क्वांटम नंबर से निकाल सकते हो 2s और 2p होगी, तो इनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल होती है। ऐसे 3 के अंदर क्या हो जाएगा, 3s 3p और 3d, बिल्कुल वह बराबर होती है। देन फोर्थ s की बराबर हो जाए, फोर्थ सेल में 4p 4d और इसमें 4f भी आ जाती है। ठीक है, फिफ्थ में क्या आ जाएगा, 5s 5p 5d एंड 5f। सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, 6s 6p 6d एंड 6f। 7s 7p 7d एंड, ठीक है, सिक्स्थ की बेटा f यूज नहीं होगी तुम्हारे को, मतलब पीरियडिक टेबल में कभी जरूरत नहीं पड़ती है सिक्स्थ f की। ठीक है, 6s 6p 6d, 7s 7p 7d। समझ में आ रहा है तुम्हारे, क्लियर। और अगर f आती है तो f की भी इसके बराबर हो जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सर फिर आपने f का क्यों नहीं समझाया। क्लियर है ना ये सब चीजें तुम्हें। ये वाला जो क्वेश्चन है कि 2s 1 के अंदर सर p क्यों नहीं आती, d क्यों नहीं आती, f क्यों नहीं आती, ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये मैंने, और मेरी जो क्वांटम नंबर वाली सॉरी जो लास्ट वीडियो होगी उसमें तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा कि 1f क्यों नहीं होती, 1p क्यों नहीं होती, ऐसे 2 के अंदर f क्यों नहीं होती है, d क्यों नहीं होती है, 3 के अंदर f क्यों नहीं होती है। इसका आंसर तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, चलो फिलहाल ये समझ लो, थर्ड के अंदर ये आएगा। नाउ अब बात करते हैं बेटा, ये जब यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है तब तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल एक ही इंटरेक्शन लग रहा है, दैट इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी रिपल्सन कोई फैक्टर नहीं लग रहा है। बट जब हम बात करते हैं बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, अच्छा एक और चीज छोटी सी छूट गई बेटा, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे
अगर मैं एक डायग्राम बना दूं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा होगा। फर्स्ट सेल यहाँ है, मान लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जो भी है। तो फर्स्ट के अंदर 1s की एनर्जी इतनी होगी, एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो 2s 2p एक ही बराबर पे लाई करेंगे बेटा, 3s 3p 3d एक ही पे लाई करेंगे, बराबर मतलब एनर्जी होगी इनकी। समझ में आ रहा है? ऐसे 4s 4p 4d 4f की बराबर एनर्जी होगी। और ये बिल्कुल सही होता है सिंगल यूनि इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और जिन दो एनर्जी लेवल्स, ये जो दो एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है, उनको बोल देते हैं बेटा डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। क्या बोल देते हैं? डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। तो डेफिनेशन बना सकते हो, हैं द एनर्जी लेवल्स, the two or more energy levels which are equal in energy are called degenerate energy levels। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया degenerate energy levels वाला क्वेश्चन। बट जब बात मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आती है तो कुछ चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज है बेटा ये, है ना। देखो अभी तक हमने यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या पढ़ा, पूरी तरह से सब कुछ n बता देता है। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो सब कुछ n के बेस पे बता दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, है ना, उसमें क्या देखा गया प्रैक्टिकल के 1s अगर यहां पे है तो 2s जो है उससे थोड़ा सा कहीं ऊपर पहुंच जाता है 2p। अगर 2s यहां है तो थोड़ा सा इंक्रीज करके 2p थोड़ा ऊपर आ गया है, ठीक है। ऐसे ही 3s यहां है तो 3p थोड़ा और ऊपर होता है, 3d थोड़ा और ऊपर होता है, ठीक है। वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन क्यों? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये वेरिएशन आया ही क्यों? ठीक है, इसके रीजन पे अब बात करते हैं। इसके रीजन पे बात करते हैं। एक चीज और बेटा, एक चीज और डिफाइन कर देता हूं यहीं पे। जिस स्टेट में, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पहले से रह रहा है, ठीक है, उस सेल को क्या बोल देते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। क्या बोल देते हैं? ग्राउंड स्टेट। मतलब अपनी औकात में रह रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, थोड़ा सा एक्साइट होगा, किसी और जगह पहुंच जाएगा, तो उसको बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। वहां पे वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, 10⁻³ टू 10⁻8 सेकंड तक रुकता है और वापस आ जाता है जैसे ही एनर्जी खत्म। इसे ऐसे समझो जैसे कोई मक्कार बेटा है अपने पिताजी का, वो क्या करेगा, उसकी घर वालों से लड़ाई हो गई तो क्या करेगा, घर वालों के पैसे चुरा के अपनी जेब में रख के चला जाएगा। घर से बाहर कितने दिन रहेगा? जितने दिन तक वो पैसे चलेंगे। जिस दिन वो पैसे खत्म, दिक्कत होगी, परेशान होगा और लौट के फिर से घर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एक्साइटेड स्टेट कब है? जब वो थोड़ा सा हाई फाई रहने लगा, घर में से पैसा उसने चोरी कर लिया, लेकिन जैसे ही उसकी फिर से वो कैटेगरी खत्म हुई, पैसा खत्म हुआ, तो वापस नीचे आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट भी क्लियर है। नेक्स्ट, ऐसा क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। देखो अब ऐसा क्यों होता है, इसमें बेटा फैक्टर आ जाते हैं। वो फैक्टर का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? देखो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आओ। ये न्यूक्लियस है भाई साहब, ये सेल बना दी मैंने। देखो उतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन चलता है, ठीक है, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, इतना बेकार भी नहीं, ठीक है। देखो कैसे समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस है, पहली सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में भी होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एक बना रहा हूं, केवल मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तुम्हें। तीसरी में भी होंगे और चौथी में भी होंगे। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाएगा, जी बिल्कुल लगाएगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको मैंने किससे बोल दे रहा था? मैं उसको बोल दे रहा था जेड से। भाई साहब वो क्या था, टर्म क्या था, टर्मिनोलॉजी क्या थी? न्यूक्लियर चार्ज था, ठीक है।
उसकी वैल्यू मान लो आ रही है 10, कि भाई जो अट्रैक्शन कर रहा है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 10, लेकिन साथ में क्या होता है बेटा, यहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर की सेल वाले हैं, है ना, वो इसको रिपेल कर, वो उसी समय जब ये अट्रैक्ट कर रहा है उसी समय ये इसे रिपेल करेंगे, मतलब अब इधर से दूर भेजेंगे। तो ये तो अंदर की तरफ खींच रहा है, तो मान लो ये सेल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, धीमे धीमे सेल भी अंदर की तरफ आएगी, तो कहीं मान लो यहां तक आ गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गई मान लो, ठीक है, ये वाली सेल खिंच के यहां तक आ गई, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपल्स कर रहा है जो अंदर है, तो ये सेल बेचारी वापस से थोड़ा बाहर जाएगी, तो नेट रिजल्ट कहीं यहां बीच में मिल जाएगा। आई तो सही न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। तो जो अब Z की वैल्यू मिल रही होगी, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू मिल रही होगी, वो 10 नहीं होगी, वो उससे कुछ कम होगी, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बोलते हैं, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। 10 नहीं आएगी, 9 आ सकती है, 8 आ सकती है, 7 आ सकती है, कुछ भी आए, लेकिन 10 नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। उसका रीजन तो मैं बता दिया था। तो ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लग रहा है, जो डिक्रीज, ये जो सील्ड कर रहा है मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई साहब तू तेरी ताकत लगा रहा है पूरी, लेकिन मैं नहीं लगाने दूंगा, इसी को बोल देते हैं सील्डिंग इफेक्ट, और दूसरे वर्ड्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट, बात एक ही है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेटेड आती है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा किससे, सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। और ये जो नेट अब जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा उसे बोल देते हैं जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितना होगा ये, जितना पहले लग रहा था उसमें से सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हमने माइनस कर दिया। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना सील्डिंग इफेक्ट लगा, सील्डिंग इफेक्ट क्वांटिटी, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो रिजल्टेंट न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये जेड पे आ जाओ, ये क्या था बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में अंतर समझ में आ रहा होगा। यहां पे कोई रिपल्सन की बात नहीं होगी और यहां पे रिपल्सन आ रहा है बीच में। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, अगर मैं यहां पे सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू मतलब 0 है, 0 कब होगी, केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो पूरी तरह से जेड इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि Z-0 करोगे तो जेड बच के आएगा। बट उसी समय क्या होता है, जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज करती है, सिग्मा इंक्रीजेस, तो बोल सकता हूं जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। कैसे, कैलकुलेटेड देख लो ना साफ साफ। वैसे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे सील्डिंग बढ़ेगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की, उतना कम फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल समझना है तुम्हें अगर ये बात समझनी है तो यहां पे समझा रहा हूं मैं। देखो, सिग्मा की वैल्यू 0 रखो, इस इक्वेशन में 1 रखो और 2 रखो, 3 रखो, 3 बार रख के देख लो, 0 तो रख के दिखा दी। जेड इफेक्टिव अगर मैं 1 रख रहा हूं, अगर सिग्मा अगर 1 है तो क्या आएगा, तो भाई साहब Z-1, ठीक है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी जा रही है मतलब और ज्यादा डिक्रीज होगा जेड इफेक्टिव। फिर जेड इफेक्टिव समझ में आ रही है ना वैल्यू, Z-2 कर दो, और घटा रहा हूं उसमें से जो भी वैल्यू थी जेड की उसमें से ज्यादा घटाता जा रहा हूं। मान लो जेड की वैल्यू भी फिक्स कर दे रहा हूं, 10 थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा, जेड जो है नेट वो पहले कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, तो 10 में से 1 गया तो 9 आया। 10 में से अगर मैंने स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू और बढ़ा दी, 2 है, तो भाई साहब 8 आ रहा है, ठीक है। 3 रखूंगा तो जेड इफेक्टिव और डिक्रीज होगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि जो सिग्मा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड इफेक्टिव के। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तुम्हें,
बिल्कुल होना भी चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें। अब बेटा इसी के कारण क्या होता है, जो एनर्जी आ रही थी सिंपल तरीके से 2s 2p, उसमें वेरिएशन आने लगते हैं। उसमें क्या आने लगते हैं, वेरिएशन, क्योंकि एक ही सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा उसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसमें कम होगा उसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो दो कॉन्सेप्ट हैं। अब ये जो जेड इफेक्टिव है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसे दो तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो दो तरीके क्या है वो भी समझ लो, ठीक है। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैसे ये चीजें मैंने थर्ड चैप्टर वाले वीडियो में भी समझाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर में भी इसका इंक्लूडिंग है ये, तो थोड़ा अच्छे समझ में आए। तो देखो दो फैक्टर्स है। पहला ऑन द वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एन, ठीक है। जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है भाई साहब, ठीक है। अगर मैंने एन की वैल्यू 3 ले ली तो तीसरी सेल में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 है अंदर, तो इन 2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर मैं एक तरफ लेता हूं 4, एन मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम बताओ मुझे कि इन दोनों सेल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितनी सेल है, 2, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि इन 1 2 3 में, 3 में पहले होंगे तभी तो चौथे में भरा जा रहा है। यहाँ 2 में 2 भर गई तभी तो तीसरे में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये कॉन्सेप्ट सब तुम्हें पता है। तो बताओ इन 3 सेल्स के इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे कि इन 2 सेल्स के इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे, 3 के ज्यादा लगाएंगे सर। मतलब यहां पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। यहां का शील्डिंग इफेक्ट दैट इज जो सिग्मा है वो किसका ज्यादा आ रहा होगा, इसका ज्यादा आ रहा होगा, किससे, 2 वाले से। इसको अगर मैं 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो सिग्मा 1 ज्यादा होगा सिग्मा 2 से। और तुम्हें पता है जेड इफेक्टिव भाई साहब किसका ज्यादा होगा, फिर इसका उल्टा, दैट इज जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव 2 का ज्यादा होगा, किससे, 1 से। क्या ये बात समझ में आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4p है और मेरे पास 5p है, तो p तो सेम है, अभी घबराने की बात नहीं है। सेल के बेस पे बात होगी, जब इन दोनों में अंतर आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो सेल के बेस पे बात करनी है। बताओ ये अंदर है कि ये बाहर है, सॉरी ये अंदर है ये बाहर है, मतलब इसके अंदर ज्यादा सेल्स होंगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे शील्डिंग सिग्मा ज्यादा होगा, हायर सिग्मा, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा, लोअर सिग्मा, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। देयरफॉर जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, बताओ किसका, 4p का कि 5p का? जिसका सिग्मा ज्यादा है उसका कम होगा, है ना। तो 4p का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा किससे, 5p से। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन के थ्रू। चलो एक और फैक्टर बन जाता है जी कि जब नंबर ऑफ सेल सेम हो, क्या बोल दिया, जब नंबर ऑफ सेल सेम हो, मान लो इफ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सेल सेम हो, मतलब इफ द वैल्यू ऑफ n इज सेम, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इज सेम, तो क्या करेंगे वो बताना है। व्हाट वी विल डू, बताओ हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, फिर हम आएंगे सब सेल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, सब सेल, दैट इज S P एंड D एंड F, इनके बेसिस पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। मतलब मैं n की वैल्यू सेम, मतलब मैं बोल देता हूं भाई एक मेरे पास 4s है, एक मेरे पास 4p है, बताओ किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, इन दोनों में से किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो सेम है, 4 4 है दोनों में।
अब क्या है, एस और पी के बेस पे क्लासिफिकेशन होगा। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं कि जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, दी सबसेल दिख रहा है रेड मार्कर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा। बिल्कुल दिख रहा है, ओके। दी सबसेल हैविंग हायर value of L will have lower value of Z effective, will have lower value of Z effective, ठीक है। ऐसा क्यों है ना, फिर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है ऐसा क्यों। देखो ये लिख लिया तुमने, इसका मतलब सीधा साधा है, ये जो मैंने यहां लिखा है इसका मतलब सीधा साधा है भाई साहब, जिसकी एल की वैल्यू हायर वैल्यू ऑफ एल, एल क्या होता है, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर है ना, तो एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, है ना। तो यहां पे बताओ किसकी होती है, एल की वैल्यू एस के लिए 0, यहां पे 1 होती है पी के लिए, यहां पे डी के लिए 2 और यहां पे एफ के लिए 3, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं, क्वेश्चन तो इसी स्टेटमेंट के बेस पे सॉल्व हो जाता है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं 4s और 4p में, तो बताओ हायर वैल्यू ऑफ l किसकी है जी, इसकी है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा किसका होगा, इसके लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, 4s का ज्यादा होगा किससे, 4p से, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो ऐसा होता क्यों है ना, मैंने बोला कि जो जेड इफेक्टिव है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। मतलब यहां पे मैं एक ही सेल फिक्स कर दे रहा हूं, दैट इज 4s 4p 4d 4f। ऐसा क्यों होता है, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत मस्त इसका आंसर भी है, अच्छे समझने की कोशिश करना। देखो एस क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होती है, एस सबसेल क्या स्फेरिकल होती है, वहीं पे पी क्या होगी, डम्बेल शेप होती है, डम्बेल शेप होती है, डी क्या होती है, डबल डम्बेल शेप होती है, और एफ में तो क्या होता है, ऐसे डम्बेल 4 ऊपर और 4 2 लेयर वाली एफ सबसेल होती है। तो हम इसी से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में और यहाँ पे सेंटर में, यहाँ न्यूक्लियस मान लेना आपको, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो एस सबसेल है ये न्यूक्लियस को बेटा क्या करेगी, चारों तरफ से अच्छे से घेर के रखती है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है न्यूक्लियस को कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जबकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो जाती है ना, ऑर्बिटल पी एस से ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो जो पेनिट्रेशन पावर है किसकी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ जाने की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा फैल गई है। डी इससे भी ज्यादा फैल जाती है, और एफ क्या है, उससे भी ज्यादा फैल जाती है। एफ में तो 2 लेयर अलग बन जाती है, बीच में न्यूक्लियस रह जाता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी अट्रैक्ट करने की कहां हो जाती है, एस में, देन पी, देन डी एंड देन एफ। समझ में आ रहा है। इसीलिए क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव एस का ज्यादा होगा, देन पी, देन डी, देन एफ। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो यहां से एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, मस्त सा क्वेश्चन पूछ लूं एक बार। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं कि ब्रोमीन है बेटा, जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो पढ़ रहा हूं। ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम्हें पता है जेड इसका 35 होता है इसलिए, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p में, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी में, 2p में। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p में, 3p में है, और 5 इलेक्ट्रॉन बेटा 4p में है। Which of these electron experience the lowest Z effective nuclear charge? सबसे कम Z effective किस पे लगेगा ये पूछा है, तो बड़ा सीधा सा आंसर है। देखो सब सेल तो सेम है, तो जो अभी सेकंड फैक्टर पड़ा उसके बेस पे तो आंसर नहीं होगा, फर्स्ट फैक्टर के बेस पे आंसर होगा। क्या होगा,
एन की वैल्यू किधर से कहां इंक्रीज कर रही है, 2 और 3 और 4 ऐसे इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी सिग्मा इंक्रीज करेगा, सिग्मा इंक्रीज करेगा तो बेटा बताओ जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम जेड इफेक्टिव किस पे लग रहा होगा, 4p के 5 इलेक्ट्रॉन्स पे। जेड इफेक्टिव सबसे कम किसका होगा, 4p का, देन बेटा होगा 3p का, देन होगा बेटा 2p का। 2p का सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया, हमसे लोएस्ट पूछा है, मतलब 4p इज द आंसर। 4p के 5 इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम जेड इफेक्टिव लग रहा होगा। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है, among the following pairs of electrons which orbital will experience the large effective nuclear charge। लार्जर पूछा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे एग्जांपल दिया 1s और 2s में से किस पे लग रहा होगा, तुम बताओ। यहां पे किसके बेस पे क्लासिफाई होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे से। किसका ज्यादा है, इसका। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, 1s का। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उस, ठीक है, उसका जेड इफेक्टिव कम। सेकंड है बेटा ऑप्शन, दूसरा पेयर दिया है 4d एंड 4f का। तो यहां पे सेल सेम है 4 4, केवल किसके बेस पे क्लासिफाई होगा, d एंड f के बेस पे क्लासिफाई होगा। अभी पढ़ा है तुमने, d की l की वैल्यू कितनी, 2, f की कितनी, 3। तो जैसे d की l की वैल्यू बढ़ती है वैसे जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो 4d का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा 4f से। एंड थर्ड है बेटा, थर्ड पेयर दिया हुआ है 3d एंड 3p। 3d एंड 3p किसका ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव, 3d का। l की वैल्यू से, l की वैल्यू d के लिए कम होगी इसीलिए जेड इफेक्टिव उसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। मतलब देखो जहां पे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बीच में आ गया है ना, तो जैसे ही ये बीच में आता है इसका मतलब अब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, किस पे डिपेंड करेगी, दो फैक्टर पे। एक तो n आ गया भाई साहब बीच में, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया और दूसरा आ गया l। ठीक है, तो अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल कैसे सिलेक्ट करते हैं, जब सेल नंबर सेम हो, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, तो हम सिलेक्ट करेंगे बेटा n+l रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से, n+l कर देना है। ठीक है, हाँ n+l के हिसाब से। ठीक है, अब n की वैल्यू देखो, n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है तुम्हें। n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और जिसकी ज्यादा, ठीक है, हायर n+l वैल्यू, ये लिख लो, पॉइंट बना लो, हायर n+l वैल्यू, हायर will be the energy of orbit। इज इट क्लियर, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी कम होगी n+l वैल्यू उसकी कम होगी। फॉर एग्जांपल 1s है, 2s है और 2p है और 1s है। तो यहां तो देखो 1 और सेकंड में तो n के बेस पे क्लासिफाई हो गया, मतलब 1 की कम होगी जी, सेकंड की ज्यादा होगी। 2s और 2p में कैसे पता चलेगा, n क्या हो गया 2s के लिए, n 2s के लिए 2 हो गया, और l क्या हो गया बेटा, s के लिए क्या होता है 0। तो n+l कितना हो गया 2s के लिए, ये 2s के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। n+l कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ गया। 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, दैट इज 3 आ गया। ठीक है, तो n+l वैल्यू किसकी हायर है, इसकी हायर है 2s से, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 2p की ज्यादा होगी। ठीक है, इसी के बेस पे ये जो टेबल है ये ऑर्डर बना दिया जाता है, दैट इज 1s की हायर है 2s से, 2p की हायर है, देन 3s की हायर है। यहां पे देखो 3s, देन बेटा क्या आ जाता है, सॉरी 3s के बाद 3p आएगा, 3p के बाद 4s आता है, देन 3d आता है, देन 4p आता है, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखो 4s की एनर्जी कैलकुलेट करो जरा n+l रूल के हिसाब से। n के हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, 4s की ज्यादा आ रही है, लेकिन वास्तव में n+l की वैल्यू 3d के लिए बेटा ज्यादा होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है,
सॉरी n+l के हिसाब से 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरा जाता है, 4s में पहले भरा जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी n+l रूल के हिसाब से। यहाँ कितनी आएगी 4, 4 + 0, यहाँ पे n+l करो 3 + 2, यहाँ कितनी आ रही है 5, इसीलिए इसकी एनर्जी हायर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखो जरा देखो 2p और 3s, 2p में n+l कैलकुलेट करो, 2 + p के लिए 1 कितना आ गया 3, 3s के लिए कैलकुलेट करो 3 + 0, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 3 आ गया, तो दोनों n+l की वैल्यू सेम आ रही है। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ये करते हैं कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम, और जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, एक तो जब एनर्जी n+l की वैल्यू सेम हो तो n के बेस पे क्लासिफाई कर देना है, और दूसरा यहाँ पे n+l के हिसाब से तुम्हें हमेशा क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो n+l की वैल्यू तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐड कर दो। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, वो और तुम्हें याद रखना है, और वो पॉइंट ये है, तो बेटा इसीलिए जेड इफेक्टिव क्या होगा, 4s का ज्यादा होगा किससे, 4p से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ऐसा होता क्यों है ना, मैंने बोला कि जो जेड इफेक्टिव है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, s का, देन p का, देन d का, देन f का, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। मतलब यहां पे मैं एक ही सेल फिक्स कर दे रहा हूं, दैट इज 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसा क्यों होता है, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत मस्त इसका आंसर भी है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो एस क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होती है, एस सबसेल क्या स्फेरिकल होती है, वहीं पे पी क्या होगी, डम्बेल शेप होती है, डम्बेल शेप होती है, डी क्या होती है, डबल डम्बेल शेप होती है, और एफ में तो क्या होता है, ऐसे डम्बेल 4 ऊपर और 4 2 लेयर वाली एफ सबसेल होती है। तो हम इसी से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पे सेंटर में, यहाँ न्यूक्लियस मान लेना है आपको। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो एस सबसेल है ये न्यूक्लियस को बेटा क्या करेगी, चारों तरफ से अच्छे से घेर के रखती है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है न्यूक्लियस को कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जबकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो जाती है ना, ऑर्बिटल पी एस से ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन पावर है किसकी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ जाने की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा फैल गई है। डी इससे भी ज्यादा फैल जाती है, और एफ क्या है, उससे भी ज्यादा फैल जाती है। एफ में तो 2 लेयर अलग बन जाती है, बीच में न्यूक्लियस रह जाता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी अट्रैक्ट करने की कहां हो जाती है, एस में, देन पी, देन डी, एंड देन एफ। समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव एस का ज्यादा होगा, देन पी, देन डी, देन एफ। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो यहां से एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, मस्त सा क्वेश्चन पूछ लूं एक बार। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं कि ब्रोमीन है बेटा, जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो पढ़ रहा हूं। ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम्हें पता है जेड इसका 35 होता है इसलिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p में, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी में, 2p में। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p में, 3p में है, और 5 इलेक्ट्रॉन बेटा 4p में है। विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे कम जेड इफेक्टिव किस पे लगेगा ये पूछा है। तो बड़ा सीधा सा आंसर है, देखो सब सेल तो सेम है, तो जो अभी सेकंड फैक्टर पड़ा उसके बेस पे तो आंसर नहीं होगा, फर्स्ट फैक्टर के बेस पे आंसर होगा। क्या होगा, n की वैल्यू किधर से कहां इंक्रीज कर रही है, 2 और 3 और 4 ऐसे इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी सिग्मा इंक्रीज करेगा, सिग्मा इंक्रीज करेगा तो बेटा बताओ जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम जेड इफेक्टिव किस पे लग रहा होगा, 4p के 5 इलेक्ट्रॉन्स पे। जेड इफेक्टिव सबसे कम किसका होगा, 4p का
देन बेटा होगा 3p का, देन होगा बेटा 2p का। 2p का सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया? हमसे लोएस्ट पूछा है, मतलब 4p इज द आंसर। 4p के 5 इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम जेड इफेक्टिव लग रहा होगा। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लार्जर पूछा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे एग्जांपल दिया 1s और 2s में से किस पे लग रहा होगा? तुम बताओ, यहां पे किसके बेस पे क्लासिफाई होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे से। किसका ज्यादा है? इसका। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? 1s का। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उस, ठीक है, उसका जेड इफेक्टिव कम। सेकंड है बेटा ऑप्शन, दूसरा पेयर दिया है 4d एंड 4f का। तो यहां पे सेल सेम है 4 4, केवल किसके बेस पे क्लासिफाई होगा? d एंड f के बेस पे क्लासिफाई होगा। अभी पढ़ा है तुमने, d की l की वैल्यू कितनी? 2, f की कितनी? 3। तो जैसे d की l की वैल्यू बढ़ती है वैसे जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। तो 4d का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा 4f से। एंड थर्ड है बेटा, थर्ड पेयर दिया हुआ है 3d एंड 3p। 3d एंड 3p किसका ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव? 3d का। l की वैल्यू से, l की वैल्यू d के लिए कम होगी, इसीलिए जेड इफेक्टिव उसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। मतलब देखो, जहां पे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बीच में आ गया है ना, तो जैसे ही ये बीच में आता है, इसका मतलब अब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? किस पे डिपेंड करेगी? 2 फैक्टर पे। एक तो n आ गया भाई साहब बीच में, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया और दूसरा आ गया l। ठीक है, तो अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, कैसे सिलेक्ट करते हैं? जब सेल नंबर सेम हो, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, तो हम सिलेक्ट करेंगे बेटा n+l रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से? n+l कर देना है। ठीक है, हाँ, n+l के हिसाब से। ठीक है, अब n की वैल्यू देखो, n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है तुम्हें। n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और जिसकी ज्यादा, ठीक है, हायर n+l वैल्यू, ये लिख लो, पॉइंट बना लो, हायर n+l वैल्यू, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। इज इट क्लियर? कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी कम होगी n+l वैल्यू, उसकी कम होगी। फॉर एग्जांपल 1s है, 2s है और 2p है और 1s है। तो यहां तो देखो 1 और सेकंड में तो n के बेस पे क्लासिफाई हो गया, मतलब 1 की कम होगी जी, सेकंड की ज्यादा होगी। 2s और 2p में कैसे पता चलेगा? n क्या हो गया 2s के लिए, n 2s के लिए 2 हो गया, और l क्या हो गया बेटा? s के लिए क्या होता है? 0। तो n+l कितना हो गया 2s के लिए? ये 2s के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। n+l कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ गया। 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, दैट इज 3 आ गया। ठीक है, तो n+l वैल्यू किसकी हायर है? इसकी हायर है 2s से, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 2p की ज्यादा होगी। ठीक है, इसी के बेस पे ये जो टेबल है, ये ऑर्डर बना दिया जाता है, दैट इज 1s की हायर है 2s से, 2p की हायर है, देन 3s की हायर है। यहां पे देखो 3s, देन बेटा क्या आ जाता है? 3s के बाद 3p आएगा, 3p के बाद 4s आता है, देन 3d आता है, देन 4p आता है। इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है? देखो 4s की एनर्जी कैलकुलेट करो जरा n+l रूल के हिसाब से। n के हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी? 4s की ज्यादा आ रही है, लेकिन वास्तव में n+l की वैल्यू 3d के लिए बेटा ज्यादा होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है? n+l के हिसाब से 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरा जाता है? 4s में पहले भरा जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी n+l रूल के हिसाब से। यहां कितनी आएगी? 4 + 0, यहां पे n+l करो 3 + 2, यहां कितनी आ रही है? 5, इसीलिए इसकी एनर्जी हायर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखो जरा देखो 2p और 3s, 2p में n+l कैलकुलेट करो, 2 + p के लिए 1, कितना आ गया? 3,
3s के लिए कैलकुलेट करो 3 प्लस 0, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 3 आ गया, तो दोनों n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ये करते हैं कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम, और जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, एक तो जब एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो तो n के बेस पे क्लासिफाई कर देना है, और दूसरा यहां पे n प्लस एल के हिसाब से तुम्हें हमेशा क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो n प्लस एल की वैल्यू तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐड कर दो। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, क्या है बेटा, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना तो इनका यूज है, अदरवाइज क्या होगा, थोड़े दिन के बाद कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं तो कुछ चीजें याद रहेंगी आराम से बाद में। ठीक है, थैंक यू।